हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डॉक्टर इकबाल के एक कालजयी शेर से शुरुआत करते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में 9,400 से अधिक शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी हैं, जिनमें कुछ विशिष्ट श्रेणी के विद्यालय भी हैं, जैसे मॉडल, उत्कृष्ट, सीएम राइज, जिसे अब सांदीपनी कहने लगे हैं। इतने विद्यालयों में प्रभारी प्राचार्य या प्राचार्य कार्यरत हैं, लेकिन जब हम प्रदेश स्तर पर बात करते हैं तो कुछ गिने चुने नाम हैं जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है। जैसे भोपाल में सुधाकर पाराशर जी, शिवपुरी में विवेक श्रीवास्तव सर, इंदौर में दीपक हलवे जी, रतलाम में सुभाष कुमावत और गुना में आशीष टाटिया जी और एच.एन. जाटव सर। इस क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं श्री दीपक हलवे जी से, जो प्राचार्य हैं और 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक शिक्षक का मूल्यांकन जब हम करते हैं, एक शिक्षक के जब संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व को हम देखते हैं, तो अब हमारी कहानी ऐसी तो होती नहीं है कि न्यूज़ चैनल उस पर दिन भर खबर चलाएं, उनकी टीआरपी डाउन हो जाएगी। ना पूरा पेज भर के अखबारों में हमें जगह मिल सकती है। ऐसे में शिक्षकों, पालकों और विद्यार्थियों की ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो शिक्षक जिन क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं, उस जानकारी को दूसरों से शेयर किया जाए। जब हम किसी की सफलता की कहानी देखते हैं तो खुद भी कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन टू बी दीपक हलवे? अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे ये व्यक्ति सफलता की इतनी ऊंचाइयां तय कर पाया। दीपक हलवे जी ने आखिर ऐसा क्या किया? सेवानिवृत्ति के समीप पहुंचने पर हमने श्री दीपक हलवे जी से बात की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिर कैसे एक व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक स्वयं को और अपनी संस्था को पहुंचा सकता है। अकादमिक श्रेष्ठता के लिए तो उन्होंने काम किया ही। विद्यालय में जो छात्राएं लैपटॉप योजना या विद्यालय की कक्षावार टॉपर रहीं, उन्हें पुरस्कृत करना, उन्हें सम्मानित करना, निरंतर विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, ये बताना कि रास्ते क्या क्या हो सकते हैं, निरंतर समाचार पत्रों में लेखन करके सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना, पर्यावरणीय चिंता। अब उस शहर के निवासी हैं जो स्वच्छता में निरंतर नंबर 1 बना हुआ है, तो उसकी सफलता में ऐसे लोगों का भी योगदान है जो निरंतर इस बात की शपथ लेते रहते हैं, बच्चों को शपथ दिलवाते हैं और स्वच्छता को एक मिशन बनाते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने विद्यालय को न तो गंदा रखूंगा और न ही किसी को गंदा करने उन्हें और विद्यालय को निरंतर अलग अलग मंचों से पुरस्कृत किया जाता रहा है। सबसे बड़ी संस्था के में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना बड़ा काम है। निरंतर शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों से लगातार प्रशस्ति पत्र प्राप्त होना, लगातार पुरस्कार प्राप्त होना, ये दिखाता है कि ये काम पूरी संजीदगी, पूरी गंभीरता से किया जा रहा है। विद्यार्थियों को विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियां विद्यालय स्तर पर आयोजित करना और उनमें छात्राओं की सहभागिता।
गणपति बप्पा मोरया। विद्यालय की छात्राएं भी निरंतर सफलता प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित करती हैं। कोपल जो इनकी पिछली विद्यालय पत्रिका थी, उसका डिजिटल वर्जन भी उपलब्ध है। ये जितनी बातें हम करेंगे, इन सब की लिंक हम इस वीडियो के साथ शेयर करेंगे। आप समय निकालकर इनके इस कार्य को देखें जरूर। अखबारों में लिखने का शौक है और उससे बड़ी बात है, जब से छपना शुरू हुए हैं तब से अब तक की फाइल में वे सारे समाचार संकलित रहना, जिसमें किस दिनांक को किस समाचार पत्र में किस टॉपिक पर प्रकाशित हुए, इतना व्यवस्थित कार्य रखना अद्भुत है। जब इस विद्यालय परिसर में प्रवेश करते हैं तो वो जो बाला का कंसेप्ट था, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, वो दिखाई देता है। विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए जितनी विजेता विश्व विजेता टीमें हमारी हुई हैं, उनके चित्र यहाँ मौजूद हैं। विद्यालय परिसर में अहिल्या माता का मंदिर भी है और एक प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में अभी से कुछ सपने अंकुरित करने के लिए वे क्या बनेंगे, इसके चित्र लगाए गए हैं, जिसमें विद्यार्थी ये घोषित करता है कि वो बड़ा होकर ये बनेगा। उनका एक प्रयोग जो बहुत चर्चित रहा है, छोटी कक्षाओं के कमरों को ट्रेन जैसा बनाया है। तो जब इतने सारे गुण किसी में हों तो आइए पता करते हैं, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है। शैक्षणिक क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले प्राचार्य श्री दीपक हलवे जी से बात करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है। अभी जुलाई में मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, नवंबर में आप हो गए। किसी उर्दू शायर का एक शेर था कि छोटा सा खानदान है शिक्षा जगत का और एक एक करके सारे बड़े जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपनी एक पहचान बनाई थी, इनकी यात्रा हर शिक्षक तक, हर विद्यार्थी तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है कि अब ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। तो आपका बहुत आभार भी कि आपने इतवार में समय दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम से, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और ये सब होता है। हम जानना चाहेंगे कि नौकरी जब से शुरू होती है तब से ही एक तारीख फिक्स हो जाती है कि इस तारीख को हमें रिटायर होना है। अब जब आप उसी महीने में आ गए, लगभग एक हफ्ता बचा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं दोहरी मानसिकता में हूँ। एक तरफ मेरे को उत्साह भी है कि मैं एक अच्छा काम करके जो मैं करना चाहता था वो मैं कर भी पाया और वो दिखाई भी देता है, करके रिटायर हो रहा हूँ। लेकिन दूसरा मेरे को ये भी लगता है कि इतनी ज़्यादा व्यस्तताओं के बाद, जबकि मैं सुबह लगभग 5 बजे से एजुकेशन डिपार्टमेंट में जुड़ जाता था और रात तक जुड़ा ही रहता था और कुछ न कुछ करता ही रहता था, अब मेरा जीवन कैसा होगा, उस रिक्तता की पूर्ति कैसी होगी, उसके लिए मैं लगातार प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं शिक्षा से भी जुड़ा रहूँ और मेरे समय का, मेरे अनुभव का उपयोग हो। देखते हैं रिटायरमेंट के बाद में मैं कितना कुछ कर पाता हूँ। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं। वो पिछले जन्मदिन पे शायद एक शेर मैंने आपके साथ शेयर किया था वसीम बरेलवी का कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लौटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आपका तो नाम ही दीपक है, आप जहाँ रहेंगे प्रकाशित करेंगे और लोग आपके अनुभवों से लाभान्वित भी होंगे। लगभग 42-43 साल हमने शिक्षा जगत को दिए। अगर समअप करना चाहें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो जिंदगी में मेहनत तो सब करते हैं, एक इच्छा मन में ये भी रहती है कि वो जमाने तक पहुंच रही है या नहीं, या मेरे अधिकारी जो मेरा मूल्यांकन कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि नहीं। और यदि वहाँ से कोई पीठ थपथपा देता है, कोई ताली बजा देता है, तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। ऐसे अनुभव मेरे जीवन में कई बार आए। सबसे पहला मेरा अनुभव ये रहा कि मैं प्रिंसिपल हाई स्कूल बना 2008 में जी, और मैं ऐसी जगह बना था जहाँ पे 8वीं से बड़ी शैक्षणिक योग्यता वाला कोई व्यक्ति ही उस गांव में नहीं था। गणित वगैरह विज्ञान एक कल्पना के बाहर की चीज़ें थी वहाँ के बच्चों के लिए जी। और मैंने
मेरे को कई लोगों ने बोला कि तुम यहाँ से ट्रांसफ़र क्यों नहीं करा लेते, जब अब तुम्हारी इतनी पहचान है तो दूसरे स्कूल भी खाली है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यदि आपको कुछ आता है, कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, तो फिर भागने की क्यों सोचते हो आप? सही बात। आपको यहीं पर करके दिखाना चाहिए। यदि आप वंचितों को कुछ करके दिखा दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक संपन्न स्कूल में जाके आप बैठ जाओगे और वो दौड़ता हुआ स्कूल है, आप भी दौड़ रहे हो उसके साथ, तो क्या मतलब है? तो बस इतना मेरे दिमाग में आया और मैंने फिर वहाँ पर काम करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि 2-3 साल में ही वो स्कूल अपनी रंग दिखाने लग गया और तीसरे साल तो वहाँ का माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट 100% रहा। अरे जब मैं वो रिजल्ट देख रहा था, मेरे बच्चे भी मेरे आसपास बैठे हुए थे, घर पे मैं देख रहा था, तो मेरे चेहरे पे इतनी ज़्यादा खुशी थी जी कि जैसे मैं ही पास हो रहा हूँ। सही बात। और जब रिजल्ट पूरा देखा तो पूरा का पूरे सब बच्चे पास हो गए। जी उसमें एक बच्ची को 90% नंबर आए थे। जी जब मैंने उसको बताया कि तेरे को 90% नंबर आया तो उसको 90% का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा था कि अरे वो क्या कितनी बात है। होशियार है बच्ची। उसके पिताजी को मैंने बुला के बताया कि तुम्हारी बच्ची को गणित में 95 नंबर आए। जी तो बोले मेरे को क्या समझता है कितने नंबर आए सही हैं, बात। क्या आए। तो वो एक अनोखा ही अनुभव था। और फिर उसके बाद में मुझे कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी ने बुलाया और फिर सम्मानित किया। तो वहाँ से मुझे खूब अच्छा लगा। फिर उसके बाद में समय समय पर मेरे को बहुत सारे इनाम मिलते रहे। अभी लास्ट लेटेस्ट इनाम मेरे को यहाँ पे कलेक्टर साहब आए थे हमारे इंदौर में अहिल्या आश्रम स्कूल में। जी प्रवेश उत्सव कार्यक्रम था, तो उन्होंने मंच पे खड़े होकर बोला कि इस स्कूल में मैं जब भी आता हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा एनर्जी का अनुभव होता है। पहले भी कई बार इस विद्यालय में आ चुका हूँ और जब भी मैं आता हूँ तो हमेशा कुछ न कुछ नई चीज यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है। तो ये दिखाता है कि यहाँ की जो टीम है, यहाँ के जो प्राचार्य हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं, वो किस कदर जागरूक हैं और कुछ न कुछ हमेशा नया करने के लिए उत्साहित रहते हैं। और इस स्कूल का संचालन, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का प्राचार्य के प्रयास मुझे दिख रहे हैं पूरे मंच से खड़े हुए। जी तो वो सब चीज़ें हर किसी के भाग्य में सुनने के लिए नहीं होती है। वो सब चीज़ें जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि चलो अपन ने कुछ किया तो उसको मान्यता दे के गए कलेक्टर साहब। फिर उन्होंने स्कूल के विकास के लिए खूब सारी चीज़ें पहुंचाई। गौरव बैनर अपर कलेक्टर हैं इंदौर के, वो पढ़ाने के लिए एक बार स्कूल आए। तो मैंने जब जाते वक्त तो वो बोले कि यार ये तुम्हारा स्कूल कुछ अलग ही है। जी तो मैंने कहा सर आप मदद कर दीजिए कुछ। तो बोले क्या? तो मैंने कहा मेरे स्कूल में 50 कमरे हैं, आप 50 सीलिंग फैन पहुँचा देते। अरे क्या। तो मेरा स्कूल के हर कमरे में या तो पहले आगे या बैक साइड में पंखे हैं, बीच में पंखा नहीं है, थोड़ी गर्मी लगती है। तो बोले मैं 2 दिन में आपको पहुंचा रहा हूं। और उन्होंने 2 दिन में मेरे स्कूल को 50 पंखे दिए जो अभी व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। वेरी गुड। ये बिल्कुल शेक्सपियरियन फ्रेज थी, उसकी एक हीरोइन ने कहा था कि आवर प्रेजेस आर आवर वेजेस, हमारी तारीफ हमारी मजदूरी होती है। तो जब हम कुछ काम करते हैं और उसे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। और आप तो सदैव ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं, इसलिए काम का मूल्यांकन भी धीरे धीरे लोग करते हैं। थोड़ा सा अपन फ्लैशबैक में चलें, आपकी यात्रा कैसे कब से शुरू हुई और वो मार्कशीट में जो दीपक कुमार हलवे लिखे हुए थे उनके आज के चर्चित शिक्षाविद दीपक हलवे बनने का सफ़र आप एक थोड़ा सा समअप करें। सर मेरा जन्म 15 नवंबर 1963 को मंडलेश्वर जिला खरगोन में हुआ। जी। मेरी 8 तक की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में हुई, मंडलेश्वर में ही हुई। उसके बाद में 9th से मैं इंदौर आ गया था। अच्छा।
क्योंकि मेरे ब्रदर्स कॉलेज एजुकेशन कर चुका, हायर सेकेंडरी के बाद में वो कॉलेज एजुकेशन इंदौर में कर रहे थे, तो मम्मी को भी आना था उनकी देखरेख करने के लिए। तो मम्मी, फिर मैं सबसे छोटा था तो फिर बोले इसको मंडलेश्वर में क्यों रखना, इसको भी हम इंदौर ही लेके आते हैं। तो मैं इंदौर आया। फिर मेरे को एडमिशन नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ बाद में मैं व्याख्याता बना, उसी स्कूल से मैंने एजुकेशन 9, 10th और 11th किया। मंडलेश्वर में मेरा एजुकेशन औसत दर्जे का था, क्योंकि मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं था। वहाँ पर मैं एक संपन्न परिवार से था, जवाबदारियाँ कुछ तो नहीं थी, तो मौज मस्ती में रहता था। तो मैंने उतना फोकस नहीं किया। लेकिन जब मैं इंदौर में आया तो मेरे दोस्त सब ख़त्म हो गए थे, तो मैं क्लासरूम में बैठने लग गया। तो मुझे बोर्ड पर लिखी इबारतें समझ में आने लग गई, तो मैं उसको पढ़ने लग गया। पढ़ने ऐसा लगा कि जो व्यक्ति औसत दर्जे का था, वो जब रिजल्ट आया 1980 में मेरा हायर सेकेंडरी का, तो मैं पूरे स्कूल में टॉप कर गया। मेरे सर को विश्वास था कि दीपक का टॉप आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को वो रिजल्ट देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि यार ये ऐसा कैसा रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वो आया। फिर उसके बाद में मैंने इंदौर के गुजराती कॉलेज से एमकॉम किया, एमएड किया जी। और एक चूँकि नई दुनिया पढ़ने का मेरे को बचपन से शौक़ था, अखबारों का दीवाना था मैं, तो उसमें वैकेंसियों में लिखा रहता था वांटेड स्टेनोग्राफर। तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ मुझे क्या होता है, ये मुझे ये सीखना है, क्योंकि फिर बेरोजगार नहीं रहूँगा, मेरे को जल्दी से रोजगार मिल जाएगा जी। तो मैंने इसको खोजबीन शुरू करी। मेरे को लगा कोई मशीन होगी, तो मैं जब टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे गया जी, तो वहाँ पे लिखा था स्टेनोग्राफी सिखाई जाती है। तो मैंने कहा मेरे को स्टेनोग्राफी सीखना है। तो मैं गया तो बोले हाँ ठीक है हम सिखाएंगे। तो मैंने कहा मशीन बताओ, किस मशीन पे सिखाओगे? तो बोले ये मशीन नहीं रहती है, पहले हाथ से ही आपको लिखना पड़ेगा और फिर बाद में उसको लेके आप टाइप करोगे। तो फिर मैं वहाँ पे सीखने लग गया। फिर जुलाई में ITI इंदौर ने वैकेंसी निकाली कि हमारे यहाँ नए एडमिशन हो रहे हैं, आप आवेदन करो। मैंने आवेदन किया, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। अरे और सिलेक्शन होने के बाद में उस समय वास्तव में स्टेनो की इतनी बखत थी कि इधर आप पास हो और इधर आपको जॉब लगे। तो फिर और जॉब के लिए भी आवेदन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल रोजगार कार्यालय में जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। हम रजिस्ट्रेशन करा के आए, 15 दिन में हमारे पास में लेटर आया। फिर हम लेटर आया तो अब हमारे घर परिवार में किसी ने नौकरी करी भी नहीं थी, कोई कार्यालय में कैसा काम होता है ये कुछ मालूम भी नहीं था। इंटरव्यू भी पहली बार देना था। तो फिर हम अपने कार्यालय को देखने गए जहाँ इंटरव्यू जाना था जी। तो हम जब उस कार्यालय परिसर में पहुँचे तो हमारे दिमाग ने बोला कि ये तुम्हारा ही कार्यालय है, ये इसी ऑफिस में तुमको जॉब करना है। तो ऐसा करके मैं स्टेनोग्राफर बन गया 1983 से। अच्छा। फिर 90 तक मैं स्टेनो रहा। लेकिन मैंने क्या करा, अन्य मेरे जो मित्र रहते हैं वो स्टेनोग्राफर बनने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका वेतनमान ही इतना अच्छा होता है कि वो सोचते हैं कि अब यदि हम पढ़ भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन मैं महाराष्ट्रियन समाज में पैदा हुआ था, जन्मा था, जहाँ पर एजुकेशन का अपना महत्व है। तो मैं पढ़ता ही रहा, तो मैं नौकरी भी करता और पढ़ता भी। तो मैंने एमकॉम कर लिया। एमकॉम करने के बाद में ऐसी कोई कल्पना नहीं थी कि कोई ऐसी वैकेंसी शिक्षा विभाग निकालेगा जिसमें एमकॉम भी मांगा जाएगा और स्टेनोग्राफी भी मांगी जाएगी और टाइपिंग उत्तीर्ण भी मांगी जाएगी। तो ऐसी वैकेंसी जैसी मैंने देखी तो मैंने कहा कि अब ये मेरे लिए ही है। तो मैंने उसको भरी और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और मैं 1990 में जिस स्कूल में पढ़ा था, जिन टीचरों ने पढ़ाया था, उन्हीं के साथ में मैंने फिर बरसों नौकरी करी। क्या और कहानी यहाँ तक आ गई। अब चूँकि आप विभाग बदल के आए थे, स्टेनोग्राफी का भी काफ़ी लंबा अनुभव था, 7 साल का। फिर आपने शिक्षक लेक्चरर के रूप में अपना काम शुरू किया। तो उन दिनों की क्लासरूम में और अब जब आप प्रिंसिपल बन के इस संस्था को चला रहे हैं, आपके क्लासरूम में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे दिखाई देता है।
वो वर्क उस समय पैसा बाजार में बिल्कुल नहीं था। जब पैसा बाजार में नहीं था तो विभाग में भी कहाँ से होगा। सही बात। तो जब मैं पढ़ाने गया तो मुझे दिखा कि कई बच्चे तो नीचे टाट पट्टी के ऊपर बैठे हुए थे जी। आज ऐसा नहीं है। आज हमारा स्कूल संपन्न स्कूल है और मेरा दावा है कि शायद प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सुविधाएं हमारे अहिल्या आश्रम में है। जी सर। बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं जिसके ऊपर प्रशिक्षित टीचर पढ़ा रहे हैं। 30 कंप्यूटर की लैब है। बिल्कुल। बच्चों को हर महीने हम विजिट करवा रहे हैं ताकि वो देश में क्या गतिविधियां चल रही है वो देख सकें। तो आप उस काल की और इस काल की यदि तुलना करेंगे तो वो तुलना संभव ही नहीं है। जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। सर लोग भी एक अलग ही टैलेंट वाले आए हैं। वो चौतरफा। अब उनको डिग्री के अलावा यदि आपको बच्चों का सामना ईमानदारी से करना है बिल्कुल तो आपको चौकन्ना होना होगा। उनके हर सवाल के जवाब आपको देना होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के हैं या सब्जेक्ट से मिलते हैं या जीवन से संबंधित हैं, तभी आप उनका सामना कर पाओगे। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। जितना आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा जगत में हुआ है। जब हमने शुरुआत की थी तो एक काला सा बोर्ड होता था, चौक के सहारे पढ़ाते थे। खुद के ऊपर भी आपने तो कॉमर्स की बुक कीपिंग वाले बड़े बड़े सवाल कराए होंगे, तो निश्चित रूप से बहुत मेहनत वाला काम था। अब जब हम उसी बात को इंटरैक्टिव पैनल के द्वारा आधुनिक कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, बच्चों की मानसिक स्तर में भी अंतर आया है, तो काफ़ी कुछ ट्रांजिशन हमने जीवन का देखा है। ये मजाक में प्रचलित है कि सबसे अच्छा जीवन लेक्चरर का होता है, जहाँ जिम्मेदारियां न्यूनतम होती हैं और लाभ अधिकतम होते हैं। उसके बाद जब प्रिंसिपल के रूप में आते हैं तो अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, वो सर परेशान होता है जिसके ऊपर ताज होता है। तो जब आप लेक्चरर से प्रिंसिपल पे आए तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपने उन्हें कैसे हैंडल किया? मेरे को बहुत चुनौतियां नहीं मिली, क्योंकि मैं जब लेक्चरर था तो अपने प्रिंसिपलों का सदैव विश्वसनीय था। तो मैं प्रिंसिपल मुझे अपने साथ रखते थे, तो मुझे सब पता था कि प्रिंसिपल की जवाबदारियां क्या होती है। एक सामान्य लेक्चरर को पानी नहीं आ रहा है स्कूल में, ड्रेनेज खराब है, लेब में सामान नहीं है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन मेरे को तो उनसे उस समय से ही लेना देना था। तो फिर मेरे को काम करने में कोई दिक्कत नहीं गई। और सामान्य रूप से अधिकांश लेक्चरर्स ऐसे ही रहेंगे, एक किताब हाथ में रख के घूमेंगे और अपना काम पूरा करके चले जाएंगे। तो वो लोग जब प्रिंसिपल बनते हैं तो वहाँ पे वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता वास्तव में कि प्रिंसिपल होता क्या है। वो कितना भी दावा कर रहे हैं कि मैं भी तो उसी संस्था में मैं रोज देखता हूँ प्रिंसिपल को, तो मेरा कहना है कि देखने से कुछ भी नहीं होता जी, तब तक जब तक कि आप उनके साथ में उनकी कामों में हिस्सेदारी ना कर लें। वो क्या अनुभव करते हैं वो जब आपको लगेगा। और मेरा हर टीचर से अनुरोध है कि यदि कोई यूडीटी है तो वो अपने से एक ग्रेड ऊपर के पद के वाले के साथ में रहना चाहिए। कोई प्राचार्य है तो उसको सहायक संचालक के साथ में अटैच होना चाहिए। उसको डीओ के संपर्क में रहना चाहिए कि डीओ साहब वास्तव में कर क्या रहे हैं, क्योंकि कल से आप भी डीओ बन सकते हो। तो उससे संस्था को भी, आपको भी और मजा आएगा कि आपने भी कुछ किया है। बिल्कुल। उन्हें थोड़े हल्के मूड में बताऊं, जैसा कि सामान्यतः कहा जाता है कि भारतीय स्कूल और भारतीय परिवार एक से होते हैं। पिताजी की जिम्मेदारी होती है कि परिवार चलाएं, बाकी सारे लोग आनंद लेने के लिए होते हैं। उसी तरह स्कूल में भी प्राचार्य और एक दो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वे चलाएं, बाकी लोग मजे के मूड में रहते हैं। तो स्कूल लीडर के रूप में इसे मैनेज करना और खासतौर से बड़ी संस्था में इसे मैनेज करना कैसे किया? उसके लिए आपको स्वयं को अनुशासन में रहना पड़ेगा। आप यदि घर पर बैठकर स्कूल चलाएंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला हो। मैंने इसको ऐसा बोल दिया, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, उनने ऐसा कर लिया, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा, जब आप प्रिंसिपल बनते हैं या आपका ट्रांसफर होता है तो आपकी केवल सर्विस बुक ही ट्रांसफर नहीं होती अगले कार्यालय में। सर्विस बुक तो आने में 15 दिन लगते हैं।
लेकिन आपका व्यक्तित्व उस संस्था में आपके जाने से पहले पहले पहुंच जाता है। और यदि आपका व्यक्तित्व सकारात्मक है तो आपके आधे काम तो जाने से पहले ही हो जाते हैं। वहाँ का स्टाफ उस हिसाब से अपना मन मस्तिष्क बना लेता है कि मुझे अब किस प्रकार से चलना है। तो मेरे को कोई विशेष दिक्कत नहीं गई। जब मैं इस संस्था में आया तो मैंने महसूस किया कि मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, लेकिन सब मुझे पहचानते हैं। और ऐसा लगा कि सब खुश हैं मेरे आने से। ऐसा नहीं लगा कि सर कहाँ आ गए। तो फिर मेरे को भी अच्छा लगा और फिर मैंने यहाँ पर भी काम करना चालू किया। दूसरा, मुझे ये पक्का विश्वास है और मान्यता है कि यदि छात्र खुश है ना तो फिर आप सफल मानो, वरना आप असफल हैं। अपने रूम में बैठा रहता है या अपने ऑफिस में बैठा रहता, तो एक सामान्य छात्रा या छात्र के लिए पर्दा हटाना के लिए साहस लगता है। वो नहीं आता, अकेले नहीं आ पाता। और उसकी आधी बात तो उसके मन में ही रह जाती है। तो फिर मतलब क्या है, फिर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं रिजल्ट भी देखना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने प्रार्थना के बाद में जिस मंच से प्रार्थना में करवाता था वहीं पर ही कुर्सी लगा के बैठ जाता था। उससे बच्चों से मैं जुड़ा रहता हूँ। मैं अपने स्कूल के कई बच्चों को अच्छे से जानता हूँ और वो बच्चे दौड़ के मेरे पास आते हैं। अपनी कोई भी समस्या होती है तो बताएं, मैं तत्काल उसको वहीं के वहीं हल कर देता हूँ। उसको आगे बढ़ने नहीं देता कि वो करेगा ये करेगा, मैं ही कर देता हूँ उसकी समस्या। तो उसके वजह से मुझे क्लासरूम में उस पढ़ाई किस प्रकार से चल रही है, उसको कैसा महसूस हो रहा है, सब चीज़ें मुझे मालूम पड़ जाती। कौन टीचर आ रहा है जा रहा है। टीचर भी अपने आप अनुशासनबद्ध हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सर देख रहे हैं, सब बाहर ही दिख रहा है उनको कि रूम में कौन गया है कौन नहीं गया है। तो इस टाइप से मेरा शुरू से रहा, तो उससे मेरे को फायदा मिला। जी, विद्यार्थी अगर शिक्षक से जुड़ जाएं, सबसे बड़ी पूंजी शिक्षक की विद्यार्थी ही होते हैं। और अगर वे निसंकोच भाव से अपनी बात अपने शिक्षक से, अपने प्राचार्य से कह सकते हैं तो काफी हद तक मामला जम जाता है। फिर भी हमें अनेक तरह के निर्णय प्रिंसिपल के रूप में लेना पड़ते हैं। कोई एक ऐसा निर्णय आप याद कर सकते हैं जिसे लेने में आपको सही में कठिनाई का अनुभव हुआ हो, दुविधा में रहे हो, फिर आपने उस बात को लागू किया? मन में जब मेरे पास में कुछ भी निर्णय लेने के लिए होता है तो मैं सबसे पहले मीटिंग ले लेता हूँ शिक्षकों की और उनसे ही पूछता हूँ कि यदि आप मेरी जगह होते और इस टाइप का सोचते तो आप क्या सोचते। आपको लगता है कि हमको इस टाइप से रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैं महसूस करता हूँ कि वो पहले से मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि ये चीज इस वजह से की जा रही है, इसके पीछे सर का लक्ष्य किसी को परेशान करने का नहीं है जी, संस्था और का कुल मिला के लाभ होना चाहिए। और यदि संस्था का लाभ है तो उसी में मेरा भी और उसी में छात्र का भी लाभ है। मैं टीचर से अक्सर पूछता हूँ कि आपको जब समाज में आप खड़े होते हो जाके और कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ पे जॉब करते हैं तो आप बताते हैं कि मैं अहिल्या आश्रम में करता हूँ या करती हूँ, तो सामने वाले के चेहरे पर क्या दिखता है? तो बोले वो कुछ अलग ही बिल्कुल भाव आता है कि क्या शानदार विद्यालय में आप जॉब कर रहे हो। तो हमारे लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट उनकी आंखों में उभरता है। तो इसलिए काम करने में दिक्कत नहीं जाती है। यही मेहनत होती है। मैंने भी जब एक्सीलेंस ज्वाइन किया और उसके बाद एक्सीलेंस स्कूल को एक ब्रांड के रूप में हमने स्थापित किया गुना में, तो लोगों ने ये महसूस किया कि जब उन्हें बताया जाता है कि हम यहाँ काम करते हैं, काम का मूल्यांकन समाज भी करता है, अधिकारी भी करते हैं, विद्यार्थी भी करते हैं और उससे ओवरऑल एक इमेज बनती है जो आपने कहा कि हमसे पहले हमारे यहाँ पहुँच जाती है। एक छोटा सा पर्सनल एग्जाम्पल बता दूँ। अभी रिटायरमेंट के 4 महीने पहले हमारे यहाँ का जो एक क्रमांक 2 स्कूल था बहुत समस्याग्रस्त था। तो डीओ सर ने कहा कि वैसे मैं करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब 3-4 महीने के लिए आपकी बलि देते हैं, आप वहाँ का प्रभाव ले लो। और सर जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल अक्षरशः सही है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा, भला और अच्छे लोगों का स्टाफ कहीं नहीं मिला। सारे लोग इतने अच्छे और वो 3-4 महीने बहुत आसानी से गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। व्यक्तित्व का प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ता ही है। 35 साल के सफ़र में बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे विद्यार्थी आपके साथ
जुड़े, उनके साथ की अनगिनत कहानियां आपके साथ होंगी, लेकिन कोई व्यक्तिगत किसी विद्यार्थी या टीचर के साथ ऐसी कोई घटना आपको याद है जब आपकी वजह से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया? बहुत सारे जो मैंने बताया कि मैं स्टेनोग्राफी का टीचर था, तो वहाँ पर बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान के पालकों के बच्चे अध्ययनरत थे। उनको मैं पढ़ा देता था, लिखा देता था, लेकिन उनके पास में अखबार खरीदने के भी पैसे नहीं थे जी। विज्ञापन यदि कोई निकलता था तो उसको भरने के लिए पोस्टल ऑर्डर लगाने के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने उनकी मार्कशीट वगैरह सब अपने पास में, फोटो सब अपने पास में रख रखे थे, और जब भी कोई वैकेंसी स्टेनोग्राफी की निकलती थी जिसमें मैंने पढ़ाए हुए बच्चे उसके लिए लायक होते थे, निर्धारित योग्यता रखते थे, तो मैं खुद ही उनके आवेदन भर दिया करता था। अरे क्या! और भरने के बाद में वो बच्चा दौड़ते दौड़ते आता था कि सर ये तो हमने कभी भरा ही नहीं आवेदन, फिर हमको कैसे आया है ये रोल नंबर? तो मैं उनको बोलता था कि मैंने ही भरा है। कुछ बच्चे ऐसा भी था कि आप भोपाल इंटरव्यू देने जाना है सर, मेरे पास में जाने के लिए किराया भी नहीं है, तो अब मैं कैसे जाऊँगा? अरे क्या! तो मैंने कहा यार सब करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो बच्चे आज भी वल्लभ भवन में, लोक शिक्षण संचालनालय में और कई विभागों में काम कर रहे हैं। और जब मैं भोपाल जाता हूँ तो उनके चेहरे पर जो रौनक देखता हूँ मेरे मिलने के बाद में, मुझे लगता है कि बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी गिफ्ट है जो बाजार में जाकर करोड़ रुपए देकर भी नहीं खरीदी नहीं जा सकती। तो वो मेरे को अच्छा लगता है। टीचर भी खूब अच्छे मिले मेरे साथ में, जिन्होंने जो मेरे कामों पर नज़र रखते थे। कुछ घटना ऐसी हो गई थी जिसमें गलतफहमियां हो गई थी स्टाफ में जी। तो थोड़ा वो लंबा तो नहीं चला, थोड़ा सा समय चला था, लेकिन उस घटना में मैं अकेला हो गया, सब एक तरफ दुनिया हो गई। तो मेरा एक दोस्त है कैलाश चंद कुमावत करके, वो मेरे पास में आया, बोले हलवे सर मैंने है ना पूरी पिक्चर को बहुत अच्छे से देखा है तुम्हारी जी, एकदम तुम सही हो और ये सब के सब गलत हैं, थोड़ा रुके रहो, चीजें सब बदल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लोग ऐसा भी मूल्यांकन करते हैं क्या, और मूल्यांकन करने के बाद में ये भी साहस रखते हैं क्या कि वो आपको आके बताएं कि दुनिया गलत है, तुम गलत नहीं हो, बिल्कुल तुम अपनी जगह लगे रहो, सत्य जीतता है, असत्य हारता है। तो वो जो घटना थी वो मेरे लिए मेरे दिमाग को बिल्कुल घुमा के रख दिया था उसने, और वो आज भी मेरा साथ में प्रिंसिपल है और उतनी ही आत्मीयता से मेरे साथ में व्यवहार करता है। कई अच्छे टीचर्स रहे जिनसे प्रेरणास्पद थे, पढ़ाना कैसा है वो मैंने सीखा, तो अच्छा रहा सफर। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा इंटेंशन सही हो, लोगों को देर सवेर वो बात समझ में आती है, वे लोग उसे मानते हैं। इस 30-35 साल के सफर में चूंकि हमारे देश का परिदृश्य भी बहुत तेजी से बदला है, तो विद्यार्थियों के व्यवहार में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? जब हमने करियर शुरू किया था तब के विद्यार्थी और अब वाले विद्यार्थी। ये सब है ना, हर टीचर के लिए अलग अलग अनुभव है सर जी। यदि आप किसी बच्चे से व्यवसायिक संबंधी रखोगे कि मैं क्लास में गया, मैं लेक्चरर और वो विद्यार्थी तो फिर वो रिटर्न में भी वो बोलेगा कि तुम शिक्षक और मैं विद्यार्थी। आप उसको कितना आत्मीयता से पढ़ा रहे हो, उसको कितना फोकस कर रहे हो, उसकी कठिनाइयों को कितना समझ रहे हो और उसको कितनी आसानी से हल कर रहे हो। आप पढ़ाते समय डांटना बात एक अलग होती है, बेइज्जत करना एक बात बिल्कुल अलग होती है। यदि आप उसको लग जाएगा ना कि ये सर तो मेरे लिए एक फरिश्ता है या ईश्वर ने भेजा है, तो वो मेरे हिसाब से जिंदगी में कभी भी आपको नहीं भूलेगा वो, और भूलना भी नहीं चाहिए, और क्यों भूलेगा वो। तो तब के विद्यार्थी और अब के विद्यार्थी में कोई चेंज नहीं हुआ है। मैंने प्रिंसिपल बन के, जब मैंने अभी 5 मिनट पहले जिक्र किया था कि मैं बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठता हूँ जी,
तो जब बच्चे मेरे से तो उसी प्रकार से बात करते हैं जैसे मैं उनसे बात करता हूँ, उनके चेहरे पर वही विश्वास है, वही क्रांति है, तो मैंने उनमें कोई विशेष बदलाव नहीं कहा। ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने पेशे को किस रूप में ले रहा है। यदि वो व्यावसायिक रूप में ले रहा है तो फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब मजा नहीं आएगा। वो पैसा तो कमा लेगा लेकिन उसको जो मजा आना चाहिए गुरु शिष्य वाला वो नहीं आएगा, उससे वंचित हो जाएगा। तो मेरा यदि कोई शिक्षक ये वीडियो देख रहा है तो मेरा अनुरोध ये है कि वो गुरु बन के क्लासरूम में जाए। बिल्कुल सही बात। और मजे मजे से पढ़ाए। प्रिंसिपल यदि बाहर खड़ा हो तो उसको भी गर्व महसूस करे कि यार मेरे पास में इतना अच्छा टीचर है जो बच्चों से जुड़ के पढ़ा रहा है कि किस प्रकार से पढ़ना है, तो मजा आएगा जिंदगी में। तो भले ही सुविधाएं बढ़ी हैं, बच्चों का विकास बढ़ा है, लेकिन वो जो हमारा बेसिक सेटअप है गुरु शिष्य वाला, वहाँ अगर बच्चे को यकीन हो जाए कि आप उसके पक्ष में, उसके हित में कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे, और ये होता है और आपने भी महसूस किया होगा, जब भी किसी फंक्शन में या कहीं मीटिंग में हम जाते हैं और वहाँ कोई ऐसा विद्यार्थी मिल जाए वो जिसे हमने पहले पढ़ाया था, तब उसके चेहरे की जो चमक, जो खुशी होती है वो अतुलनीय है। मतलब उसके किसी भी पैमाने पे उसे नापा नहीं जा सकता और वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली में हम तकनीक का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और वोकेशनल के रूप में। आपके विचार में ये किस तरह का असर डालेगी विद्यार्थी? तकनीक का असर तो पॉजिटिव है, मतलब यदि उसको आपने ढंग से सीखोगे तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पहले बच्चों को आगाह करना है। मैंने कल ही क्लासरूम में गया था तो मैंने बच्चों को बोला था कि देखो बेटा, तुमको हम निबंध पूछते हैं हर परीक्षा में और तुम लिखते हो, तो तुम क्या करते हो, निबंध याद कर लेते हो और उतने पॉइंट छाप के आ जाते हो, और हम भी आपको 10 में से 9 या 10 दे देते हैं। लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं तो वो चीजें दिखती नहीं है। जैसे विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। ये कितना बेहतरीन शीर्षक है। और जो आज की तारीख में व्हाट्सएप और फेसबुक है, ये विज्ञान का वरदान भी है और अभिशाप भी है। अभी आप वरदान का लाभ ले रहे हो, लेकिन अभिशाप को भी आप कब जुड़ जा रहे हो और उससे कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता। और जब आप ऐसी गलियों में घुस जाते हो जहां वापसी संभव नहीं है तो दिक्कत होती है। तो बेटा, तकनीकी ज्ञान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सतर्कता, हर पेज पर सतर्क रहने की चेतावनी टाइप, या सर हर हफ्ते उसके ऊपर चर्चा करें बच्चों से कि आपको अभी इन चीज़ों को नहीं छूना है और इसमें से इन चीज़ों को छूकर अपने शिक्षा को आसान करना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आजकल तो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहने लगे हैं। इतना ज्ञान आता है और इतने तरह का ज्ञान आता है कि कम उम्र में बच्चे को ये फैसला करना निसंदेह मुश्किल होता है कि किसे चुना जाए, किसे बचा जाए। थोड़ा मैच्योर हो जाने के बाद वो इन सब बातों को बहुत आसानी से कर सकता है। तो लाभ और हानि तकनीक के दोनों उनके सामने रखे जाएं। ये बताया जाए कि यदि वे उसका सकारात्मक उपयोग करेंगे तो उनका जीवन बेहतर बन सकता है। निसंदेह बहुत अच्छी बात आपने बताई। वर्तमान में हमारे यहाँ प्राचार्यों की तो कमी है, प्रभारी प्राचार्यों की सारे हमारी संस्थाएं चल रही हैं। फिर भी आप कौन कौन से गुण चाहते हैं कि एक प्रिंसिपल में अनिवार्य रूप से होना चाहिए? 2-3 खास क्वालिटी जो आपके हिसाब से। वो जो टीचर स्टाफ से चाहता है, पहले उसमें वो सारे गुण होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। और आपका व्यक्तित्व से बोलना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, यदि आप ही समय से स्कूल नहीं आओगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। आप कोई डीओ बार बार डांट लगा रहा है, पब्लिकली आप ये जारी बात कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने टीचर्स को क्या बता पाओगे। आप टीचर क्या चाहता है ये मांगने हैं, ये उसको बोलने का मौका नहीं देना है। आपको उससे पूछते रहना है कि तुमको क्या चाहिए, और आपको ये बोलने की भी ताकत रखना है कि तुम खुद बाजार में चले जाओ और तुम्हारे हिसाब से जो समझ में आए वो लेके आओ। बिल लेके आना। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल दूंगा इसका पेमेंट, उसका पेमेंट मैं तत्काल दूंगा मैं आपको।
सही है, ये वित्तीय स्वायत्तता भी देना ज़रूरी है। एक बार हमने एक्सलेंस में ये प्रयोग किया था और सबसे कह दिया था कि अगर शैक्षणिक सामग्री के लिए या वो TLM जो होती है उसके लिए 500 रुपये तक का विवेकाधीन कोटा है, आपको जो लग रहा है सामान ले आओ, बिल दे दो, सबमिट कर दो, पेमेंट हो जाएगा। अब इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आप व्यक्ति में कौन कौन सी क्वालिटीज सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं? उसका पहनावा बहुत मायने रखता है, उसका जी। आचरण, क्योंकि प्रथम दृष्टया शरीर ही जाता है, बिल्कुल। फिर आपका दिमाग खुलता है। तो सबसे बड़ा उसका पहनावा एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, जी। उसका व्यवहार अपने साथियों के साथ में भी अच्छा होना चाहिए, और क्लासरूम में या पूरे विद्यालय में उसके नाम से आतंक नहीं होना चाहिए, उसके नाम से रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट और आतंक में जमीन आसमान का अंतर होता है। रिस्पेक्ट कमाया जाता है, आतंक डंडे के बल पे, वो उसमें कोई दम नहीं रहता। तो वो कमाने के लिए एक दिन में नहीं कमा सकता है कोई व्यक्ति, उसके लिए एक लंबी प्रोसेस है। मैंने जिक्र किया था ना कि आप पुराने विद्यालय से नए विद्यालय में आते हो, तो आपको आने से पहले आपकी पूरी बातें नए विद्यालय को पता चल जाती है। सर, पिछले 35 साल में आपने बहुत सारे काम किए, शैक्षणिक नवाचार भी आपके काफ़ी चर्चित हैं, हम उन पर भी अभी बात करेंगे। लेकिन अब चूंकि हम शैक्षणिक सेवा के समापन वाले हफ्ते में हैं, तो अगर आप अपने पूरे शैक्षणिक जीवन को रिकॉल करें और फिर कुछ ऐसा लगे कि कोई एक काम जिसे आपने जिस तरह से किया उसके अलावा किसी तरह से करना चाहिए, ऐसा लगता है किसी काम के बारे में? ऐसा तो मेरे को और अच्छा ही लगता है कि जितनी मेरी कल्पना थी, शासन मेरे को ये भी सुनने का अवसर मिला जी, बड़े बड़े अधिकारियों से कि आपको क्या चाहिए। मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे आपको क्या चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने दिया भी। कलेक्टर साहब आए थे तो मैंने उनके सामने समस्या रखी कि सर मेरे यहाँ पीने की पानी, ठंडा पीने का पानी नहीं है, थोड़ा रिफाइंड वाला अच्छा वाला पानी बच्चों को मिल जाए। तो मैंने उनका आप क्या चाहते हो? तो मैंने कहा मेरे को 5 वाटर कूलर दे दो जी। तो उन्होंने उसी वक्त घोषणा करी और मेरे को 7.5 लाख रुपए के वाटर कूलर स्कूल को मिल गए, जो अभी काम आ रहे हैं। ये तो सही है कि अगर हम काम करते हैं तो लोग देने के लिए तो बिल्कुल तैयार रहते हैं, बस उन्हें यकीन होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी चर्चा हुई थी तब भी आपने किया था। आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उन्हें जरा समअप करें। विभाग में सबसे पहले होता है BO, फिर होते हैं DO साहब, फिर होते हैं JD साहब, फिर होते हैं कमिश्नर साहब। तो ये सभी अधिकारी मुझे अलग अलग चीजों के लिए पुरस्कृत कर चुके हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे मिला जब मैं CM राइज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल सावेर का प्रिंसिपल था जी। तो कलेक्टर साहब थे इलैया राजा साहब, वो तब बैठक लेते थे हम प्रिंसिपलों की। तो हमारे प्रिंसिपलों को उन्होंने बुलाया, बिठाया, और सबको, सारे प्रिंसिपल से वो एक एक करके पूछ रहे थे, ताकि वो चाह रहे थे कि मैं विद्यालय में ही पहुंच जाऊं बिना जाए और मुझे पता पड़ जाए कि वहां पर क्या हो रहा है। तो मेरे पहले कई प्रिंसिपल्स थे, उसमें कईयों को उन्होंने खूब डांटा, फटकारा, और ऐसा बोला कि यार तुम्हारे उत्तर है ना मेरे को व्यवहारिक नहीं लग रहे हैं। और जब मेरे से बात करी तो उन्होंने मेरे से लगभग 10 क्वेश्चंस करे अलग अलग प्रकार से, और मेरे को लगा था, ऐसा लग भी रहा था कि अब मेरा नंबर है तो बाद में मेरे को भी डांट लगेगी। तो जब मेरी चर्चा उनसे खत्म हुई तो बोले, मुझे इलैया राजा ने बोला कि मुझे इन जैसा प्रिंसिपल चाहिए, मैं इस स्कूल को 1 लाख रुपए का नगद इनाम दे रहा हूँ। ये 2 दिन के अंदर इनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, और आप प्रिंसिपल साहब जैसा इस पैसे का उपयोग करना चाहो करने में सक्षम रहोगे। तो एक अलग ही अनुभव था, क्योंकि इस टाइप के इनाम तो मैंने कभी देखे ही नहीं थे जिंदगी में जी। तो अच्छा लगा था, और विभाग में नाम चला था कि चलो एक काम अच्छा हुआ। अरे वाह, बधाई।
जब हमारे काम को मान्यता मिलती है तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश? प्रतिस्पर्धा तो होना ही चाहिए, बिना प्रतिस्पर्धा के प्रगति संभव ही नहीं है। प्रतिस्पर्धा ही तो आपको टारगेट देती है कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन प्रतिस्पर्धा सकारात्मक होना चाहिए। किसी को गिरा पड़ा के हमको दौड़ नहीं लगाना है, वो अपनी ट्रैक पे दौड़ेगा, मैं अपनी ट्रैक पे, और मुझे सर्वश्रेष्ठ देना है। और यदि मैं सर्वश्रेष्ठ मैंने दे दिया और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे से गलती हो गई या ये मैं चूक हो गई, तो समझ लो आप में कमी थी। अन्यथा यदि आपने सब कुछ देने के बाद में यदि आप थोड़ा बहुत कम रह जाते हो तो मेरे हिसाब से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कहीं बड़ी जगह नाम लिखा है जहां वक्त आने पर आप पहुंचोगे। हमें अपना 100% देना है और प्रयासों में कोई कमी नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो आपने दिया। साथ ही अभी एक फेयरवेल संदेश हम शिक्षकों के लिए भी चाहते हैं। अभी तक आप थे तो शिक्षकों को बहुत सारी सुविधाएं घर बैठे मिल जाती थी। एक तो आपसे अनुरोध ये है कि इस कार्य को निरंतर रखें। वो जो एजुकेशन पोर्टल पे समाचार से शुरू हुई यात्रा थी उसे शामिल करते हुए आप जो अपने बाद जो अब टीचर हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां वहन करना है, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? जब से मेरे रिटायरमेंट की की डेट आई है तो चूंकि अब संचार माध्यमों के मार्फत लिस्टें वगैरह प्रकाशित हो ही जाती है, तो कई मित्रों के लगातार सुझाव आ रहे थे कि आप कभी रिटायर नहीं होंगे, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे तो हमें काम करने में बहुत आसानी होगी और आप जुड़े रहें। और मैंने भी अपने काम को केंद्रीकृत करके या ऐसा दिमाग में रख के नहीं किया कि दूसरा व्यक्ति यदि ये काम करेगा तो मेरे काम आधा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे व्यक्ति को भी मैं प्रेरित करता रहा कि तुम भी अपने जिलों में बैठ के ऐसा कुछ करो। तो मैं कर रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि इसमें निरंतरता बनी रहे, ताकि जितनी आपको मेरी ज़रूरत है जी बिल्कुल, मेरी जिंदगी के लिए आप भी उतना ही जरूरी है। सही बात। क्योंकि जब ने जो मेरे को शुभकामनाएं लिख के भेजी, आपने मेरे कामों की जो सराहना के शब्द लिखे, वो तो मुझे भी नहीं मालूम था कि आप मेरे को इतना ज्यादा केंद्र में रख के काम अपने स्कूल का कर रहे हो। सेवानिवृत्ति के बाद भावी योजना क्या है? थोड़ा सा पर्यटन करने की इच्छा रखता हूँ कि जो मेरे धार्मिक स्थान निर्धारित हैं या प्रकृति से भरपूर जो चीजें उपलब्ध हैं उनको मैं अपने निकट से देख सकूं, उनको मैं अनुभव कर सकूं। दूसरा, मेरे को लेखन की बहुत रुचि है, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो मैं अखबारों में लिखता हूँ उसमें और भी कुछ बड़ा करके दिखाऊं और अपना समय उसमें लगाऊं और अपना जीवन आगे ले। क्या आत्मकथा लिखने की योजना है? इतना तो मैंने महसूस नहीं किया कि मैं आत्मकथा वगैरह लिखूं, लेकिन अनुभव जरूर बांटते रहूंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो जरूर। अच्छा, शिक्षा विभाग में जब ये एजुकेशन पोर्टल शुरू हुई थी उस पर आपका एक कोना रिजर्व हो गया था न्यूज वाला, तो ये कैसे किया था और इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? इसकी प्रेरणा यहाँ से आई कि अखबार छपना, अखबार खरीदना, अखबार पढ़ना और अखबार को समझना, ये सब चीजें अलग अलग है। और मैं ये चाहता था कि एक अखबार में 17 प्रकार के लोग जुड़े हुए रहते हैं, व्यापार, व्यवसाय, धर्म, कर्म वाले, तो उनसे संबंधित खबरें रहती है। तो उसमें हमारा शिक्षा विभाग तो कोने में ही चले जाता है। सही बात। तो आदमी यदि 16 पेज का अखबार निकला लेगा और उसमें 15 पेज तक उसने देखा और 16वें पेज को देख ही नहीं पाया, तो जो महत्वपूर्ण संदेश है वो तो रह ही गया ना उसका। और फिर रह गया तो फिर एक टीचर ने नहीं देखा या एक प्रिंसिपल ने नहीं देखा तो पूरे स्कूल ने ही नहीं देखा, वो फिर वो पूरी चीज ही वंचित रह गई उससे। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि सुबह सारे अधिकारियों को
चाहे वो प्रदेश स्तर पर बैठा हो, चाहे वो संभाग पे बैठा हो, चाहे वो जिले में बैठा हो, यदि वो पोर्टल पे एक ऐसी चीज मिल जाती है कि अपनी कमियां, अपनी खूबियां और आगे बढ़ने की का रास्ता मिल जाए, ऐसा कुछ करूं, तो मैं रोज सुबह 4 बजे उठता था जी और प्रदेश के सारे अखबार इंटरनेट पर निकालता था और उसमें शिक्षा जगत के जितनी भी अच्छी न्यूज रहती थी, जी कुछ न्यूज़ें टारगेट की हुई रहती है, मतलब किसी को मैं समझ जाता था कि ये किसी ने किसी को प्रताड़ित करने के लिए लिखी है। जी तो मैंने एक सौगंध खाई थी कि मैं ऐसी कोई न्यूज अपने पेपर में नहीं दूंगा जिससे प्रताड़ित हो रहा हो कोई। मुझे तो एक सामान्य चीज करना है जिससे शिक्षक और लोग आगे बढ़े, कंफ्यूज ना हो। तो मैंने कभी भी इस टाइप की घटनाएं यदि छपी भी तो मैंने नहीं दी। हाँ, यदि किसी टीचर ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको जरूर हाईलाइट किया ताकि वो टीचर को भी अच्छा लग जाए जी और उससे लोगों को प्रेरणा भी मिल जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम था। और मैंने बताया था ना कि मैं डाइट में जब था तो बाद में आपने उसमें आदेशों का संकलन भी जोड़ना शुरू कर दिया था। तो कई बार तो कोई मसला उलझ जाता और कोई पुराना आदेश चाहिए होता, तो रिकॉर्ड में देखने के बजाय हम एजुकेशन पोर्टल पे आप वाली न्यूज़ को, क्योंकि लगातार देखते थे तो याद रहता था कि हाँ कभी आपने डाला था, तो रिफ्रेश होके वो मिल जाती थी। और वाकई वो बहुत मदद भी करती थी। ये काम आप भी अभी भी कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये काम आगे भी चलता रहेगा ऐसे ही। अब एक कठोर प्रश्न, 30 तारीख के बाद जब आप यहाँ नहीं आएंगे तो सबसे ज्यादा कमी किस चीज की महसूस? मैं फिजिकली अपनी मित्रता से वंचित हो जाऊंगा। जो मेरे यहाँ पर सहयोगी हैं जिनसे मैं रोज बात करता हूँ और वो सब मेरे से दूर हो जाएंगे। फिर मैं केवल आवश्यकता जब महसूस होगी सप्ताह में या महीने में, या मुझे जब आवश्यकता होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं फ़ोन करूंगा तो सामने वाला डिस्टर्ब तो नहीं होगा, वो क्लासरूम में भी तो नहीं रहेगा। तो वो सबसे बड़ी कमी रहेगी कि अब मुझे नए सिरे से एक अपनी व्यस्तता है, अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है। भावी सुखी जीवन की शुभकामनाओं सहित। अब वो मूल्यांकन तो हमारा इतिहास करेगा, हमने जो किया हमारे काम का मूल्यांकन, जिस स्तर का काम हमें मिला था उसे हमने अपनी पूरी क्षमता पूरी प्रतिभा के साथ किया। फिर भी आप खुद को कैसे याद किया जाना पसंद करेंगे 10-20 साल बाद जब कोई बात करेगा शिक्षा जगत की? कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि उनके रहने से मुझे स्कूल संचालन में बहुत मदद मिलती थी, या मुझे क्लासरूम वर्क में बहुत मदद मिलती थी जी। या मेरा रिजल्ट में उस वजह से आगे लेके गया, या कोई बोलेगा कि मेरे को मेडिकल एड की बहुत ज़रूरत थी लेकिन मुझे रास्ते मालूम नहीं थे, मैं मानसिक रूप से तो प्रताड़ित ही हो गया था, मेरे साथ में ही क्रमोन्नति नहीं हो रही थी, मेरे सीआर्स में दुश्मनियां निकाली गई थी और ऐसे में मैं भटक गया था, मेरा मन कहीं लगता नहीं था, मैं अकारण अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन सर से जुड़ा तो एक अलग ही अनुभव हुआ और मैं इन सब चीज़ों से मुक्त हुआ। तो यदि वो ऐसा सुनने में आता है, ऐसा यदि वो कहता है, तो ये मेरे लिए उपलब्धि है। बिल्कुल, लोगों के जीवन पे कुछ सकारात्मक प्रभाव अगर हमारे काम से पड़ता है तो यही एक बड़ी उपलब्धि होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत आसान नहीं होता इतने बड़े स्तर तक पहुंचना जिस स्तर तक आप पहुंचे, इतनी सफलताएं प्राप्त करना, और किस्मत से ऐसी टीम भी मिल जाना जो आपके विजन को समझे और उसे कार्य रूप में परिणत करे। भविष्य की योजनाओं में और किस रूप में आप शिक्षा जगत को अपना योगदान देना चाहिए? यदि मैं अखबारों में भी लिखूंगा तो लिखूंगा शिक्षा के क्षेत्र में ही लिखूंगा क्योंकि वही मेरे अनुभव में है, मेरे दिमाग में है। तो मैं उसके मार्फत फिर से टीचर्स से भी जुड़ा रहूंगा और छात्रों से भी जुड़ा रहूंगा, और मेरे को लगेगा कि मैं अब विद्यालय से निकलकर और बड़े लेवल पर कुछ कर रहा हूँ और जुड़ रहा हूँ और कर रहा हूँ, ऐसा प्रयास मेरी तरफ से हो रहेगा। कोई दुख रहा इस शैक्षिक जीवन में जहाँ ये लगा कि ये और कर लेता? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा। जिंदगी में आभारी ही रहूंगा। मेरे को तो जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा मेरे को सपोर्ट मिला
जी जैसे मैं अहिल्या आश्रम प्रिंसिपल बना, तो मेरी जब प्रिंसिपल बनने से पहले मेरी काउंसलिंग हो रही थी, तो सारे प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था। डीओ साहब हमारे मंगलेश व्यास साहब थे, तो मेरे आगे 8-10 प्रिंसिपल्स थे। जी तो उनसे मंगलेश व्यास पूछते जा रहे थे, साहब पूछते जा रहे थे कि तुम किस स्कूल में जाना चाहते हो। तो मैं भी मन में ये सोच के गया था कि मैं भी इस स्कूल का नाम नहीं था मेरे दिमाग में, दूसरे स्कूल का था। जी तो जब मैं उनके सामने बैठा तो मैंने सोचा अब ये मेरे से पूछेंगे, तो पूछने के पहले बजाय उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारा चयन हमने कर दिया है, अरे क्या तुम जाइए। तो मैंने कहा सर मेरे को बताओ तो सही आपने कहाँ किया। बोले देखो हलवे जी, वो अहिल्या आश्रम बहुत बड़ा स्कूल है और उसको आप कर पाओगे, तो आपका नाम मैंने उसमें डाल दिया है। तो मैंने कहा सर फिर मेरे को कुछ भी नहीं कहना है, यदि आपका विश्वास है तो मैं करूँगा। तो मैं यहाँ आ गया उसके बाद। तो दुख जैसा कोई बात नहीं है। मुझे तो सबके प्रति आभार व्यक्त करना है कि आप जैसे लोग मिले, आपके साथ में एक बहुत बड़ी जर्नी क्या बोलूँ मैं, आप तो आपका मेरा जीवन पूरा विभाग में निकल गया, समय पता ही नहीं चला। मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने ज्वाइन किया था जी और आज का दिन भी याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि इतना सरपट दौड़ गया और लगता है कि मैंने सिखाया कम, सीखा ही ज़्यादा है। तो मैं आप सब लोगों का हृदय से आभारी हूँ। अरे क्या बात है। एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं जो बहुत सारे लोगों में, मैं थोड़ा सा मूड बदलने के लिए एक शेर सुनाऊं। मुनव्वर राना नाम के एक शायर हैं, उन्होंने लिखा था कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। तो आप इस उम्र में भी इतने फिट कैसे हैं? दिनचर्या का राज बताएं ताकि हमारे जो शिक्षक अभी से ब्लड प्रेशर की गोली और तनाव से ग्रस्त हैं, उन्हें ये बहुत प्रेरणादायक होगा कि आखिर यू आर रीचिंग 62, यू हैव रीच्ड 62 ऑन 15 नवंबर। तो इस उम्र में मुझसे भी ये सवाल पूछा गया था, तो हो सकता है आप जवाब देंगे तो मुझे भी कुछ बेहतर जवाब मिल जाए कि आखिर इस ऊर्जा का रहस्य क्या है। एक तो ये मेरे में मैं स्वस्थ रहा, ये एक जन्मजात गुण था। मतलब मेरे को अभी तक ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रही। तो एक तो ब्लड में इस टाइप से था, डीएनए। दूसरा मैं बैठा नहीं रहा, मेरे को आज तक कभी ऐसा लगा नहीं कि मेरे से टाइम पास नहीं हो रहा या अब क्या करूँगा मैं, शाम हो गई अब क्या करूँगा मैं, दोपहर हो गई, मेरे पास सदैव काम रहा। यहाँ पे टीचर स्टाफ कई मेरे को बोलते रहते कि सर आप दिन भर स्कूल में इस कोने से उस कोने, कभी इस कोने में खड़े हुए दिखते हो, कभी उस कोने में खड़े हुए दिखते हो, आप थकते नहीं हो क्या? तो मैंने कहा नहीं, मेरे को ऐसा लगा भी नहीं कि मैं थक रहा हूँ, क्योंकि मेरे शरीर को इन सब चीज़ों को करने की आदत ही हो गई है। बिल्कुल सही है। ये एक मैं छोटी सी घटना सुना दूं। मैं एक गर्ल्स कैंट स्कूल है उसमें 10 साल रहा, बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा स्टाफ, बड़ी मजे गुजर रही थी। अचानक वहां से मेरा डाइट ट्रांसफर हुआ, मैंने पूरी दम लगाई कि नहीं जाऊंगा, जाना पड़ा। डाइट में 2 महीने में मुझे समझ में आ गया कि मैं 10 साल बर्बाद कर आया, मुझे डाइट पहले आ जाना। सही बात। डाइट में मन लग गया, 10 साल में डाइट में रहा। उसके बाद फिर एक दूसरा स्कूल था, वहां ट्रांसफर हो गया, मैंने फिर रुकवाने की कोशिश की, नहीं रोका। वहां मुझे महीना भर में जाकर मालूम पड़ गया कि मैं डाइट में टाइम बर्बाद कर रहा है। मकसूदनगढ़ से जब मैं एक्सीलेंस आया तो एक्सीलेंस में 1 हफ्ते में समझ में आ गया कि मुझे यहाँ आना चाहिए था, यहाँ काम ज्यादा स्कोप है। और आप मानोगे नहीं, रिटायर होने के दूसरे दिन मुझे लग गया था कि मुझे पहले रिटायर हो जाना चाहिए था, मैंने बहुत टाइम खराब कर दिया। तो ये होता है, हमेशा हम जहाँ पहुँचते हैं वहाँ कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, तो निश्चित रूप से आप सक्रिय हैं, आप रचनात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं, तो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और वो जो एक अधिकार शिक्षा जगत के हर शिक्षक का है कि जब वो विपदा में हो तो एक नाम होता है जहाँ
भरोसे के साथ उसे मार्गदर्शन मिल सकता है, सही मार्गदर्शन मिल सकता है। ये मार्गदर्शन आप प्रदान कर रहे हैं। जो शैक्षिक काम आपने किए वो तो हैं ही, लेकिन ये बहुत बड़ी सेवा है। वो जो अभी आपने जिक्र किया, क्रमोन्नति में मदद चाहिए या दूसरे प्रसूति अवकाश के आदेश नहीं मिल रहे या किसी तरह की कोई, तो इतना खजाना आपने इकट्ठा किया है कि हम चाहते हैं कि अगले 10-20 वर्षों तक और शिक्षा जगत को आपका सक्रिय योगदान मिलता रहेगा। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने सहमति दी कि हम थोड़ी सी चर्चा करें। आपके जीवन को लोगों के सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुमत में ऐसे लोग आते जा रहे हैं जो काम करने के बजाय दूसरे तरह की गतिविधियों में ज़्यादा समय गुजारते हैं। ऐसे में ऐसा एक व्यक्ति जिसने अपने काम से अपनी पहचान बनाई, उसके बारे में लोगों को पता पड़ना ज़रूरी है। विनम्रता अलग चीज़ है, लेकिन वो मैंने जो शेर आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में कोट किया था कि फिराक गोरखपुरी ने लिखा था कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम मसरूफ, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। तो फिराक की जगह दीपक हलवे भी किया जा सकता है। आपने बहुत आपका बड़ा अपना अमूल्य सहयोग दिया, समय दिया। शुभकामनाएं मेरी ओर से, पूरे शिक्षा जगत की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आपसे अनुरोध है कि इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनका कौन सा संदेश आपको बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर श्री दीपक हलवे जी को सेवानिवृत्ति पर आगामी सुखद, व्यस्त और मस्त जीवन की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।